अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर 1 है बायोलॉजी फर्स्ट ईयर, वो है चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। इसमें हम पहले दो टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलें जी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है, बायोलॉजी किसको कहते हैं? बायो मीन लाइफ। ठीक है, बायो एक ग्रीक वर्ड है। बायो मीन लाइफ एंड लॉगी मीन स्टडी। तो इसका मतलब हुआ द स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। सिंपल वर्ड्स में ये क्या कहते हैं कि बायोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स है। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस एंड लाइक अदर साइंसेज इट इज अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर। ये बायोलॉजी जो है ना वो साइंस की ब्रांच है, और दूसरी साइंसेस की ब्रांच की तरह ये भी नेचर को अंडरस्टैंड करने का एक सबसे बेस्ट वे है। ठीक है, अब बायोलॉजिस्ट क्या होते हैं? डिफाइन बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट डील्स विद living part of nature and non-living things which affect the living things in any way। ठीक है, जो बायोलॉजी स्टडी करते हैं ना उनको बायोलॉजिस्ट कहते हैं। और वो नेचर का जो लिविंग पोर्शन है ना, जैसे ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, उनको स्टडी करते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स जैसे फिजिकल चीजें हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉयल, जो लिविंग थिंग्स को ना किसी भी तरह से अफेक्ट करती है ना, उस सबको कौन स्टडी करते हैं? बायोलॉजिस्ट। तो आप बायोलॉजी की डेफिनेशन यहाँ से भी कर सकते हैं। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the living part of nature and deals with the non-living things which affect the living things in any way। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये लास्ट पे आता है द लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। दूसरे पैराग्राफ में हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये बताना मुश्किल है कि लाइफ क्या है, जिंदगी क्या है। ठीक है, ये किसी के बस में नहीं है कि वो बता सके कि जिंदगी क्या है या उसकी डिफाइन दे सके। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास एक्सपेक्ट्स हैं लाइफ के, जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, मतलब जिंदगी का मतलब क्या है। कुछ, ठीक है, कुछ एक्सपेक्ट्स हैं जिनसे अब ये पता लगा सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस ये होते हैं जैसे व्हाई शुड देयर बी लाइफ, लाइफ क्यों थी। दे आर द क्वेश्चंस नॉट यूजुअली टेकन अप बाय बायोलॉजिस्ट एंड दे आर लेफ्ट टू द फिलोसोफर्स एंड थियोलॉजियंस। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना बायोलॉजिस्ट इसका जवाब नहीं दे सके, जो कि फिलोसोफर के पास भी नहीं था और थियोलॉजियंस के पास भी नहीं था। ठीक है, अच्छा, बायोलॉजिस्ट जो है ना वो मेनली डील करते हैं उन मैटर्स के साथ या उन चीज़ों के साथ जो रिलेट करती हैं कि हाउ लाइफ वर्क्स। ठीक है, अब यहाँ पे ना लाइफ की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो शॉर्ट में पूछी जाती हैं। बायोलॉजिस्ट के लिए लाइफ एक करेक्टरिस्टिक्स का सेट है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ना नॉन लिविंग थिंग्स से, यानी जो फिजिकल चीज़ें हैं जैसे चेयर, वुड, एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा, उनको नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिस्टिंग्विश करती है लाइफ, बायोलॉजिस्ट के ख्याल में। लिविंग वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, कॉम्प्लेक्स एंटिटीज होती हैं, कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स होते हैं, जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी जेनेटिक मटेरियल कंटेन कर पाते हैं, यूज भी करते हैं एनर्जी को और हासिल भी करते हैं। ठीक है, न्यूमरस केमिकल रिएक्शंस को वो कैरी आउट करते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। वो ग्रो इन साइज, मतलब ग्रोथ भी शो करते हैं, डेवलपमेंट भी शो करते हैं, अपनी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है ना वो भी मेंटेन रखते हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो भी अपने जैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो इन्वायरमेंट में चेंजेस है ना, बेशक वो एक्सटर्नल चेंजेस हैं या इंटरनल चेंजेस हैं, उनको भी वो रिस्पोंड करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक बात आ जाती है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स को पोजेस करता है, मतलब जिसके पास ये सारी करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हों, उसको हम नॉन लिविंग थिंग नहीं कह सकते। उसको हम क्या कहेंगे? लिविंग थिंग। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? लिविंग थिंग। ठीक है, अब इसमें इतना कोई खास अगले पैराग्राफ में बात नहीं है, वैसे रीड कर लेते हैं। द साइंस ऑफ बायोलॉजी इज अ वेरी वाइड बेस्ड स्टडी। It includes every aspect of a living thing, therefore, volumes and volumes of information are available under this major head. It is but natural to divide the science into the quite number of branches for our convenience of comprehending and studying biology। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है जी
इसके पास इसकी ब्रांचेस के बारे में जो आ जाता है वो है, यू आर श्योरली फेमिलियर एट दिस स्टेज विद इकोलॉजी. इकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट. ठीक है, ये शॉर्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, तो मैं बोल रही हूँ तो आप साथ साथ इनको नोट कर सकते हैं. स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एनवायरनमेंट is known as with living organism, with living organism is known as ecology. दोबारा बोल रही हूँ, study of living organism with their environment interaction is known as ecology. ठीक है. embryology. embryology क्या है? Study of development and growth of embryo is known as embryology. Physiology. Study of functions of body is known as physiology. Morphology. Study of external form and structure is known as morphology. Anatomy. Study of internal structure of body is known as anatomy. Study of fossil fuels is known as paleontology. Histology. Study of genetic tissues is known as histology. Evolution. Study of life came from the ancestor is known as evolution. यानी जो हमारे अबाव अजदाद से लाइफ का ओरिजिन हुआ उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एवोल्यूशन. जेनेटिक्स. स्टडी ऑफ genetic information which passes from parents to offspring is known as genetics. Zoogeography. Study of animals on earth is known as zoogeography. ठीक है, नीचे इनकी जो है defines भी लिखी हुई हैं. These are the branches of biology which deals with the environmental relations, development, structure, function, form, internal growth structure, fossil tissues, ancestral history. हाँ, evolution को हम ancestral history से भी relate करते हैं. हेरिडिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन नेचर रिस्पेक्टिवली. अच्छा, इन ब्रांचेस के अलावा ना बायोलॉजी की कुछ और भी ब्रांचेस हैं, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, सोशियो बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, अब हम सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? Molecular biology is the branch of biology which deals with the structure of organism, the cells and organelles at molecular level. अच्छा, molecular biology ना organisms, cell और organelles को ना molecular level पे स्टडी करती है. molecular level पे कैसे स्टडी करती है कि जैसे उनका स्ट्रक्चर देख लिया कि उनमें कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कॉम्पोजिशन के लिहाज से. सेल्स जो हैं उनकी कॉम्पोजिशन चेक की कि उनकी मेम्ब्रेन्स में कौन से मटेरियल पाए जाते हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स डोमिनेंट हैं. इस लिहाज से जो स्टडी कहलाती है ना ऑर्गेनिज्म, सेल्स और ऑर्गेनेल्स की, वो कहलाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. ठीक है, जैसे स्टडी ऑफ डीएनए इन अ सेल, तो उसमें प्रोटीन और जो खास तौर पे हमारे पास डीएनए है ना वो मॉलिक्यूलर्स हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनकी स्टडी को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहेंगे. नेक्स्ट हमारे पास आती है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी. ठीक है, वहां पे था ना जो इकोलॉजी, वो था स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू देयर इन्वायरमेंट. मतलब वो सिर्फ एक एज अ नेचुरल इन्वायरमेंट के लिहाज से वो इकोलॉजी थी. यह इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इट इज अ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट. इस इंटरेक्शन में ना बोथ ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट भी होता है. ठीक है, स्पेशली ये ह्यूमन एक्टिविटीज से रिलेट्स करता है. ठीक है, ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट विच इंक्लूड्स बोथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट इज नोन एज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी. नेक्स्ट आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रो मीन स्मॉल. इससे तो यही पता लग रहा है कि माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, जैसे पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरसेस, एल्गी, फंजाई. ठीक है, ये आप स्लाइड पे देख भी सकते होंगे. ये माइक्रोबायोलॉजी, ये यहाँ पे हमारे पास बना हुआ है यूग्लिना. ठीक है, ये हमारे पास यूग्लिना बना हुआ है. तो यूग्लिना इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आ जाती है फ्रेश वाटर बायोलॉजी. ठीक है, फ्रेश वाटर बायोलॉजी क्या है कि ये ब्रांच है बायोलॉजी की जो ऑर्गेनिजम्स से डील करती है जो कि फ्रेश वाटर बॉडीज में रहते हैं, जैसा कि रिवर्स, लेक्स एटसेट्रा. ठीक है,
अभी ये जो फ्रेश वाटर बायोलॉजी है ना, ये फिजिकल पैरामीटर्स को भी देखती है और केमिकल पैरामीटर्स को भी देखती है। फ्रेश वाटर बायोलॉजी ऐसे ऑर्गेनिज्म से डील करती है जैसे फ्रेश वाटर फिशेस, ठीक है, रिवर्स और लेक्स में जो रहती हैं उनसे डील करती है। उनकी जो फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स भी है ना, वाटर बॉडीज यानी लेक्स रिवर्स के, कैसे उनमें केमिकल चेंजेस आते हैं, कैसे उनमें फिजिकल चेंज आ सकते हैं, तो ये भी डील करती है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाती है वो है मेरीन बायोलॉजी। मेरीन होता है वर्ड सॉल्ट से निकला है, मतलब जिसमें थोड़ा सा सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तो इसलिए हमारे पास सबसे पहले ये ख्याल आता है कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन तो सीज और ओशंस में ज्यादा होती है। तो ऐसी स्टडी ऑफ लाइफ जो ओशंस और सी में हो वो कहलाती है मेरीन बायोलॉजी। ठीक है, अब इसमें भी वही देखा जाएगा कि इनके फिजिकल और केमिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सी कैसे हैं, कैसे फिजिकल चेंज आ सकता है सी में, कैसे केमिकल चेंज यानी वाटर की कंपोजिशन में क्या क्या चेंज आएगा जो कि मेरीन लाइफ पे अफेक्ट करेगा, ये सारा कुछ हम किस में स्टडी करेंगे, मेरीन बायोलॉजी में। नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी पैरासाइटोलॉजी पे। ठीक है, पैरासाइटोलॉजी जो है ना वो पैरासाइट से डील करती है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज नोन एज पैरासाइटोलॉजी। ठीक है, अब इसमें ना चार चीजें आ सकती हैं, स्ट्रक्चर पैरासाइट का, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि वो कैसे फैलता है, ये सब कुछ, उसकी लाइफ हिस्ट्री कि वो कहाँ से पैदा हुआ, क्यों, मतलब कैसे, सारी उसकी लाइफ हिस्ट्री। होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, मतलब होस्ट का पैरासाइट की बॉडी पे रहना, होस्ट का पैरासाइट को फूड प्रोवाइड करना, शेल्टर प्रोवाइड करना, और इन रिटर्न पैरासाइट चाहे तो उसकी बॉडी को हार्म करे या चाहे तो ना करे, ये सारा कुछ हम किस में स्टडी करेंगे, पैरासाइटोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आ जाए ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी ना स्टडी ऑफ मैन है, सिंपल सी बात है, स्टडी ऑफ मैन। ठीक है, ऊपर जैसे हमने पढ़ा फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल बायोलॉजी, वो सारी ब्रांचेस ना इसमें आ जाती हैं, इसमें इकट्ठी हो जाती हैं सारी। ह्यूमन बायोलॉजी मतलब इंसान का हमने स्ट्रक्चर स्टडी करना है, फंक्शन इंसान की बॉडी के पार्ट्स के चेक करने हैं, उसकी हिस्टोलॉजी, उसके टिश्यूज को चेक करना है, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को, उसके एक्सटर्नल फॉर्म को, उसकी एवोल्यूशन, उसकी जेनेटिक्स, उसके सेल स्ट्रक्चर फंक्शन को, उसकी इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, तो ये सारा कुछ जो आ जाता है वो क्या है, ह्यूमन बायोलॉजी। क्लियर है, सिंपल सी बात है कि स्टडी ऑफ मैन ह्यूमन बायोलॉजी है, उसका बेशक स्ट्रक्चर है, बेशक फंक्शन है, बेशक उसकी इकोलॉजी है, बेशक उसका सेल बायोलॉजी है, सारा कुछ इसमें समाया हुआ है किसमें, एक ब्रांच में जो कि है ह्यूमन बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी, ठीक है, सोशल बायोलॉजी जो ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जो इंसान के सोशल बिहेवियर पे ना बात करती है, कि इंसान का अपने अपना उसका रवैया, द सोशल बिहेवियर, माशरे के साथ उसका जो मिजाज है वो कैसा है, वो सोशल बिहेवियर, क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है, नहीं आप लोगों ने बहुत दफा सुना होगा मैन इज अ सोशल एनिमल, इंसान एक माशरती हैवान है। ठीक है ना, तो सोशल बायोलॉजी किससे रिलेट करती है, उसके यही माशरती हैवानियत, मतलब एक एज अ उसके बिहेवियर से रिलेट करती है, सोशल बिहेवियर से और कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग से। ठीक हो गया, आखिरी जो हमारा लेक्चर का ब्रांच है ना जो हमारे लेक्चर को एंड करेगी वो है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी जो है ना वो यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सिस्टम्स और प्रोसेसेस है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए। यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे जानदारों का इस्तेमाल करना जो हमारे लिए फायदेमंद हो, ऐसे सिस्टम्स का इस्तेमाल करना, ऐसे प्रोसेसेस का इस्तेमाल करना जो कि इंडस्ट्रीज ह्यूमन बींग्स को भी फायदा पहुंचाए। जैसे अब आप, मैं एग्जांपल देती हूँ, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम बैक्टीरिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इससे बहुत से लोग फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, इंसुलिन जो है ना वो एक क्लोन्ड बैक्टीरिया की मदद से बनाई जाती है, जीन लिया ह्यूमन सेल से, ह्यूमन इंसुलिन जीन। ठीक है, वो इंसर्ट की बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लिया, उसमें उसको इंसर्ट किया। ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये आप लोग आगे जाके सेकंड ईयर में पढ़ेंगे लेकिन मैं अभी थोड़ी सी आपको डिटेल बता देती हूँ। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो उसको ना इंसर्ट कर देते हैं, मतलब दोनों पार्ट्स को बैक्टीरिया से प्लाज्मिड लिया,
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए उसको कहते हैं प्लाज्मिड को, और यहाँ से ह्यूमन सेल का वो जीन लिया जिसमें इंसुलिन प्रेजेंट, ठीक है। उन दोनों को कंबाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, ठीक है। कट तो हमने उससे किया था ना, एंडो रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से दोनों के जीन्स को कट किया। ज्वाइन किससे किया? डीएनए लाइगेज से। वो एक ना न्यू डीएनए फॉर्म हो जाता है जिसको हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। उस डीएनए में ह्यूमन सेल के डीएनए की भी कॉम्पोजिशन होती है और प्लाज्मिड की भी कॉम्पोजिशन होती है। वो डीएनए हम दोबारा एक न्यू बैक्टीरिया में इंसर्ट कराते हैं, ठीक है। जैसे जैसे वो बैक्टीरिया ग्रो करता जाता है ना, उसकी वो कॉपीज बनती जाती हैं। जीन तो इंसुलिन की प्रेजेंट है ना उस बैक्टीरिया में, तो जैसे जैसे ग्रो करता जाएगा अपनी कॉपीज बनाता जाएगा बाइनरी फिशन के जरिए या जिससे भी मल्टीपल फिशन के जरिए बैक्टीरिया डिवाइड होता है, तो वो उसकी इंसुलिन प्रोडक्ट भी साथ साथ कॉपी होती जाएगी। लास्ट पे एक सिंपल प्रोसेस के थ्रू उस इंसुलिन जीन को ना एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, फिर उससे लास्ट पे प्रोटीन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड की जाती है जो कि इंसुलिन ही होती है। तो इसी वजह से हम बायोटेक्नोलॉजी एक खास तौर पे हमारे मुआशरे में ना सबसे इम्पोर्टेंट एक ब्रांच बन गई है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तो हम कल पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप लोग को अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।